जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्मार्ट आईज फाउंडेशन. You are watching Pre-Secure with me, Raj Gaurav, and on September 19, today, I will discuss current affairs MCQs from these topics. प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से मैं इन टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कस करूंगा और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग अनाउंसमेंट भी तुम लोगों के लिए इस सेशन में छिपा है. सो वॉच इट सिंसियरली. पहले हम एजेंडा डिस्कस कर लें. आज का एजेंडा क्या है? एजेंडा फॉर प्री सिक्योर्ड सितंबर 19. तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इट इज वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट. वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025. सबसे पहली बात जो हमें मालूम होनी चाहिए कि ये वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट कौन इशू करता है, कौन लॉन्च करता है, कौन पब्लिश करता है. क्या ये आईएमएफ कर रहा है, क्या ये वर्ल्ड बैंक कर रहा है, या फिर डब्ल्यूटीओ कर रहा है? तो आंसर वैसे है डब्ल्यूटीओ. दिस वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ. सो हम डब्ल्यूटीओ के डिटेल्स देखेंगे. साथ ही साथ इस वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट्स में क्या क्या रिकमेंडेशंस है, क्या कुछ भी बताया गया है इस वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट में, वो भी डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से. ओके. देन स्टेटस ऑफ पोटैटोज प्रोडक्शन इन इंडिया. इंडिया में पोटैटोज का प्रोडक्शन कितना है, पोटैटो प्रोसेसिंग का प्रोडक्शन, जो पोटैटोज से रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसका प्रोडक्शन कितना है, उसका स्टेटस क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो जेंडर स्नैपशॉट के नाम से रिलीज हुआ, जेंडर स्नैपशॉट 2025. अब इस नेम से एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पे हम जिस स्नैपशॉट की बात कर रहे हैं वो जरूर मेल और फीमेल्स के बीच में ये जो जेंडर बेसिक डिफरेंसेस हो रहे हैं इसको एड्रेस करने के लिए इशू किया जाएगा. ये जो रिपोर्ट है जेंडर स्नैपशॉट, इसका पर्पस होगा कि फीमेल रिलेटेड, स्पेशली फीमेल्स जो सोसाइटी का एक आधा हिस्सा होने के बावजूद भी मार्जिनलाइज्ड रहती हैं, लड़कियां फीमेल, वो डिफरेंस को कैसे कम किया जा सके, ये इसका एक मेन पर्सपेक्टिव होगा. कौन सी बॉडी इसको इशू करती है, क्या क्या इसके रिकमेंडेशंस पॉइंट्स हैं, दैट वी विल डिस्कस. देन नेक्स्ट थिंग वुड बी रेयर अर्थ मैग्नेट. रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में मैंने कई बार तुम्हें प्री सिक्योर के सेशन में रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में, प्री सिक्योर के सेशन में, आसाम प्रहरी के सेशन में करवाया है, डीसीए के सेशन में भी प्रशांत सर ने आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में बताया है. आज हम उन्हीं रेयर अर्थ मिनरल से रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे कि रेयर अर्थ मैग्नेट होते क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और कौन सी कंट्री इंडिया में इसका स्टेटस क्या है, किस फील्ड में यूज होता है, एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. देन एक प्लेस जो कि न्यूज में था, कौन सा प्लेस? कतर. क्योंकि हमने न्यूज में देखा कि इजराइल ने यहाँ पे कुछ अपने ऑपरेशंस कंप्लीट किए हैं. इट अटैक्ड ओवर द टेरिटोरी ऑफ कतर. अब इजराइल और कतर के बीच तो डायरेक्ट कोई कन्फ्रंटेशन नहीं था, बट व्हाई डिड इजराइल अटैक ओवर इट? क्या करना सही था या नहीं था, वो एक अलग डिबेट है. हम इसको देखेंगे आज मैप के पर्सपेक्टिव में कि वर्ल्ड मैप में इजराइल का, वर्ल्ड मैप में कतर का क्या लोकेशन है, क्या चीजें हमें वर्ल्ड मैप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होती हैं. सो वर्ल्ड मैप की बात करेंगे. इस तरह करके ये आज का एजेंडा होगा. फिर हम लोग कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज के लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ओके. अब आते हैं स्पेशल अनाउंसमेंट पर. तो दिस इज द स्पेशल अनाउंसमेंट. माँ दुर्गा जगत जननी की उपासना का पावन पर्व शारदीय नवरात्र फिर से शुरू हो रहा है और उन्हीं माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हुए स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन आपके लिए करंट अफेयर्स स्कॉलरशिप टेस्ट अनाउंस कर रहा है. जो स्कॉलरशिप टेस्ट कब करवाया जाएगा? 27 सितंबर 2025 को. मतलब आपके पास अभी लगभग एक वीक का टाइम है, एक वीक से थोड़ा ज़्यादा ही, या एक वीक का टाइम पूरी तरह से आपके पास है. इस टेस्ट में, स्कॉलरशिप टेस्ट में, हर एस्पिरेंट हमारा अपीयर कर सकेगा और अपीयर करने के बाद यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू विन बिग. मतलब आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन तो हो ही जा रहा है इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर करने से. साथ ही साथ आपके लिए एक्साइटिंग प्राइजेज हैं. यस, कैश प्राइज, राइट. ये आपके लिए एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है. कैश प्राइज आपके लिए अवेलेबल है इस स्कॉलरशिप टेस्ट में. चलो थोड़ा मैं डिटेल्स तुम्हारे साथ शेयर करूं. इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर करने के लिए आपको कोई भी फी नहीं देना है ना. कोई भी फी नहीं है जो फी आपसे ली जाएगी कि पार्टिसिपेट करने के लिए फी है. आप जितने भी एस्पिरेंट, बी इट यू आर रजिस्टर्ड एस्पिरेंट ऑफ स्मार्ट आईएएस, जो स्मार्ट आईएएस के रजिस्टर्ड एस्पिरेंट है, मतलब स्मार्ट आईएएस में रजिस्ट्रेशन करके आप क्लासेस कर रहे हो, या फिर हमारे स्मार्ट आईएएस के बाकी मेंबर्स, बाकी एस्पिरेंट जो यूट्यूब से स्मार्ट आईएएस के साथ जुड़े हैं, दोनों एस्पिरेंट इक्वली एलिजिबल है. यूट्यूब का ये प्रोग्राम, ये स्कॉलरशिप आप दोनों के लिए इक्वली अवेलेबल है. कोई पार्टिसिपेटिंग फी नहीं है. और अब जब आपने टेस्ट में अपीयर किया, देन आपको क्या मिलेगा?
if you are able to secure the first place, then you would get 5,000 rupees in cash. मतलब आपके अकाउंट में ये ट्रांसफर किया जाएगा। कैश कहने का मतलब नोट्स देंगे वो नहीं, कैश आपके अकाउंट में 5,000 रुपीज ट्रांसफर होगा। फॉर सेकंड प्लेस ₹3,000 एंड थर्ड प्लेस ₹2,000। सो दिस इज एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज कि आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ें और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपने लिए ये जो प्राइज मनी है ना, ये प्राइज मनी बस इंडिकेटिव है, आपको एक टाइप से मोटिवेट करने के लिए है। एंड गोल ये नहीं है, एंड गोल है कि आप रिवीजन अच्छे से करो, और अगर अच्छे से रिवीजन कर रहे हो और अच्छा प्लेस सिक्योर कर रहे हो तो आपके लिए प्राइज भी रहेगा। ये तीनों प्राइज हो गए। सिलेबस क्या होगा? तो सिलेबस है डेली करंट अफेयर्स, जो कि प्रशांत सर आपको करवा रहे हैं। कौन से चैनल पे? स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन वाले चैनल पे। एंड प्री सिक्योर जो मैं आपको करवा रहा हूं स्मार्ट आईएएस यूपीएससी वाले चैनल पर। कब से कब तक का आपको कवर करना है? तो मैं सिलेबस की बात करूं इन दोनों सिलेबस का, तो डीसीए एंड प्री सिक्योर अगस्त 2025 से लेकर सितंबर 25 तक आपको कवर करना है। अगस्त 2025 के प्री सिक्योर वो आपको स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन वाले चैनल पर अवेलेबल थे, और अभी सितंबर से प्री सिक्योर स्मार्ट आईएएस यूपीएससी वाले चैनल पर है। तो दोनों चैनल पब्लिकली है, जो भी स्टूडेंट सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं उन्हें इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। आप जो नए एस्पिरेंट भी हैं, जो भी इसको पहली बार मान लो देखेंगे, आप भी स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन और स्मार्ट आईएएस यूपीएससी सब्सक्राइब करके आप डीसीए अगस्त से लेकर सितंबर 25 तक आपको रिवाइज करना है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होगा। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा ना, ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट जो होगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको करना है। इसके प्रोसेस हम आगे धीरे धीरे आपको बाकी सेशंस में बताते जाएंगे। बस करना क्या है, अगस्त से लेकर सितंबर तक का रिवीजन करना है। इसी पर बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के, इन दोनों सीरीज पर बेस्ड डीसी एंड प्री सिक्योर। कब से लेकर? 1 अगस्त से लेकर सितंबर 25 तक। आपका स्कॉलरशिप टेस्ट कब होना है? सितंबर 27 को। अभी मैं इस वीडियो के साथ आपके लिए एक गूगल फॉर्म का लिंक अटैच कर दूंगा, राइट? गूगल फॉर्म लिंक, यू नीड टू फिल दिस फॉर्म। आप सबको ये वाला फॉर्म फिल करना है। फिल दिस फॉर्म, उसमें जो भी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स फिल कीजिए और फॉर्म फिल कीजिए, सो दैट वी वुड हैव एन एक्सेस, ताकि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना सिखाया जा सके, टेस्ट कैसे देना है वो डिटेल्स आगे आपको बताया जा सके। ओके, चलिए अब हम आज के प्री सिक्योर पे आते हैं, क्योंकि ये भी तो सिलेबस का पार्ट है ना। सितंबर 25 तक क्वेश्चन आएगा, तो आज सितंबर 19 है, मतलब आज वाला भी सिंसियरली देखना है। पहला टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। क्यों हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इस वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? बिकॉज इकोनॉमिक टाइम्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। वो क्या बोल रहा है? दैट एआई कैन बूस्ट ग्लोबल ट्रेड बाय नियरली 37% बाय 2040 एज पर डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का ये जो रिपोर्ट आया, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025, उसमें क्या बोला जा रहा है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल ट्रेड को नियरली 37% तक बूस्ट कर सकता है अगले 10 सालों में, अगले 10-15 सालों में। सो दैट्स अ रियली इंकरेजिंग थिंग। इंकरेजिंग के साथ साथ हमारे लिए एक चैलेंज भी है, जिस चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हम एआई के फील्ड में हमें नए नए डेवलपमेंट करने हैं, सो दैट हम ग्लोबल ट्रेड को, इंडिया और ग्लोबल लेवल पे ट्रेड को बूस्ट कर सकें। ये एक मेन पार्ट हो गया, बाकी डिटेल्स भी हम डिस्कस करेंगे। पहले जरा हम वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन करें। आप पे स्टेटमेंट किसके ऊपर दिया जा रहा है आपको? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज ए यूनाइटेड नेशंस बॉडी दैट रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। अब इस स्टेटमेंट को ना देखो, ध्यान से देखना है। इसका जो सेकंड पार्ट है ना, रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, यस इट इज करेक्ट रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बट ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी नहीं है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, नॉट ए यूनाइटेड नेशंस बॉडी। सो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द WTO's हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इज द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विच कन्वेंस बायएनुअली एंड मेक्स डिसीजंस बाय कॉन्सेंसस। मतलब 2 साल में एक बार ये बॉडी मिलती है जिसका नाम है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और यही WTO की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यस इट इज करेक्ट, द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द WTO इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो 2 साल में एक बार मीट करेगी। लास्ट इसकी मीटिंग, ये सारे डिटेल्स मैंने आगे मेंशन कर रखा है, कब? 2024 में हुआ था, तो अगला हम 2026 में मीटिंग एक्सपेक्ट करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट डेल्व्स इनटू द करंट ट्रेड ट्रेंड्स, policy challenges, offering comprehensive insights into evolving dynamic of the global multilateral trading system and its socio-economic implications।
यस ये जो हम वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये अभी करंट में जो कुछ भी ट्रेड चलता है वर्ल्ड लेवल पर, इसको लेकर क्या क्या पॉलिसी चैलेंजेज हैं, क्या इवॉल्विंग ट्रेड को लेकर सिस्टम चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रेड बेहतर हो सकता है, ट्रेड में इंप्रूवमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पब्लिश करने का काम WTO करता है। किस नाम से? वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट के नाम से। सो यस, द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें करेक्ट ढूंढना था, तो 2 और 3 आर करेक्ट। आंसर क्या होगा? बी। चलिए अब हम डिटेल में इस रिपोर्ट को, और पहले WTO को देख लेते हैं, फिर रिपोर्ट के डिटेल में जाएंगे। WTO की बात करें गाइस, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जनवरी 1, 1995। मतलब इंडिपेंडेंस डे मनाते हुए जब हम स्वराज पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में तुम्हें पढ़ाया है, प्री सिक्योर में भी कई बार करवाया है, राइट? स्वराज पार्टी और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1923। उसी तरह से 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अभी मेंबर्स 166 मेंबर्स हैं, हु आर कवरिंग 98% ऑफ ग्लोबल GDP। ऑब्वियसली इंडिया इज ए मेंबर ऑफ इट, राइट? हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव है फॉर डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क ऑन नेगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट्स। अगर दो नेशंस के बीच में या पर्टिकुलर दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, दो नेशंस के बीच में कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट है तो उसको भी सॉल्व करवाना कॉन्सेंसस से। इसके दो प्रिंसिपल्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, याद रखिएगा, इन सबसे क्वेश्चंस बनता है। एक क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशंस, और दूसरा क्या है? नेशनल ट्रीटमेंट। क्या है ये? यहां देखो एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। मोस्ट फेवर्ड नेशंस, मोस्ट फेवर्ड नेशंस का मतलब कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशंस का टैग दे रहा है। इट मींस द अनदर कंट्री वुड रिसीव इक्वल ट्रेड एडवांटेजेस। जो भी इक्वल ट्रेड एडवांटेजेज हो, जैसे लो टैरिफ हो, हाई इंपोर्ट कोटा हो, ये सारी चीज उस कंट्री को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया नेपाल के साथ अपने रिलेशन बेहतर करने के लिए नेपाल को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है, तो नेपाल ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि इंडिया जो भी ट्रेड एडवांटेजेस शेयर करेगा बाकी नेशंस के साथ, वो नेपाल को भी जरूर मिलेगा। ये मोस्ट फेवर्ड नेशंस होता है, ठीक है? याद रखिएगा, ये इकोनॉमिक्स में भी आपके काम आएगा। प्री सिक्योर और DCA आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाता है, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। दूसरा क्या? नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट क्या? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेनर्स एंड लोकल्स। मतलब जो हमारे जो लोकल सिटीजन्स होंगे उनको तो इक्वल ट्रीटमेंट देना ही है, उनको तो जो भी बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस मिलना है वो मिलेगा ही। साथ ही साथ अगर किसी दूसरे कंट्री के सिटीजन अगर हमारे कंट्री में प्रेजेंट हैं, दे वुड ऑल्सो गेट द सेम काइंड ऑफ प्रिविलेजेस। इसको नेशनल ट्रीटमेंट के नाम से बुलाएंगे, ठीक है? सो ये दो टर्म याद रखिएगा, नेशनल ट्रीटमेंट एंड मोस्ट फेवर्ड नेशन रिलेटेड टू WTO। और हम WTO के बारे में बात करें तो हम WTO के बारे में बात करते हैं, देन वी स्टडी अबाउट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और 2 साल में एक बार मिलती है। लास्ट 2024 में मिली थी, जिसको 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बोला गया था। कहाँ कंडक्ट हुआ था? अबू धाबी, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट ऑब्वियसली कब होगा? 2026 में। कहां पर होगा ये प्लेस तुम फाइंड आउट करो कि क्या ये डिसाइड हो चुका है, तो कौन प्लेस पर होगा, कमेंट करके मुझे आंसर बताओगे। एनुअल बजट की बात करें तो WTO का एनुअल बजट अराउंड $200 होता है, जो कि इसके ही मेंबर नेशंस कंट्रीब्यूट करते हैं एज पर देयर शेयर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो जिस नेशन का जितना ज्यादा शेयर, वो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। मेजर रिपोर्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, जिसको आज हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी वजह से WTO एनुअल रिपोर्ट एंड वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, ऐसे रिपोर्ट्स WTA पब्लिश करता है। WTO का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो WTO का फॉर्मेशन होता है, इसके पहले के एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT। ये WTO का प्रीकर्सर है। मतलब WTO से पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता था? GATT, जो कि एक लीगल एग्रीमेंट के बेसिस पर बना था, जिसका पर्पस था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भी ट्रेड बैरियर्स हो उनको खत्म करना और ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को प्रमोट करना। फॉर्मेशन भी देखो कब हो रहा है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हो रहा है ना। 30 अक्टूबर 1947 को साइन हुआ और जनवरी 1, 1948 को एग्जिस्टेंस में आया। बाद में ये फिर धीरे धीरे, अब आगे जब हम डेवलप करते हैं, आगे एग्रीमेंट्स की बात होती है, टॉक्स की बात होती है, तो फाइनली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप होता है मैराकास एग्रीमेंट के बाद। कब? 15 अप्रैल 1994 में ये जो मैराकास एग्रीमेंट हुआ। मैराकास कहाँ पर है वैसे? बाय द वे, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मैराकास? तो मुझे बताना, ये मुझे अभी तुम वर्ल्ड मैप देखकर बताना, वेयर इज मैराकास। सो मैराकास एग्रीमेंट के बाद फाइनली WTO का फॉर्मेशन होता है और वह 1 जनवरी 1995 से WTO एग्जिस्टेंस में आ जाता है, ठीक है?
अब हम वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट की बात करते हैं, ये जो प्रेजेंट रिपोर्ट है जिसके वजह से WTO न्यूज में रहा। तो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट क्या बोल रहा है? द AI हैज द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन, नॉट ओनली इन द फील्ड्स ऑफ मूवी मेकिंग, बट ऑल्सो इन रीडिफाइनिंग ट्रेड। इससे जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो रीडिफाइन होगा, इनकम पैटर्न्स है वो ज्यादा इक्वल हो सकेंगे। एक बड़ा अच्छा डाटा है मेंस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बड़े इंपॉर्टेंट रूप में मेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं जीएस पेपर 3 के आंसर्स लिखने में। दैट 34 से लेकर 37% तक राइज होगा ग्लोबल ट्रेड का बाय 2040 इफ द नेशंस, इफ एट ग्लोबल लेवल डिफरेंट नेशंस दे अप्लाई द यूज ऑफ द नॉलेज ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज वेल एज स्किल प्रीमियम भी रिड्यूस होगा। सबसे पहले इस वर्ड को समझो, स्किल प्रीमियम क्या है? स्किल प्रीमियम माने इट इज डिफाइंड एज द वेज रेशियो बिटवीन हाई स्किल्ड एंड लो स्किल्ड वर्कर्स। स्किल प्रीमियम क्या होता है? वेज रेशियो होता है। किस चीज का वेज रेशियो? हाई स्किल एंड लो स्किल वेज वर्कर्स के बीच का रेशियो को हम क्या बुलाते हैं? स्किल प्रीमियम। सो AI के यूज से ना स्किल प्रीमियम रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा? क्योंकि ये रिपोर्ट बोल रहा है कि जो भी हाई स्किल्ड वर्क होंगे या फिर मीडियम स्किल्ड वर्क होंगे, इसको परफॉर्म करने का काम AI भी कर देगा, जिससे कि वेजेज कम लगेंगे। जो हमारे लो स्किल्ड वर्कर्स भी हैं वो AI के हेल्प से हाई स्किल्ड वर्क परफॉर्म कर पाएंगे। दैट्स वाई इट वुड रिड्यूस द स्किल प्रीमियम। ठीक है, एज वेल एज 10% इंक्रीज इन डिजिटली डिलीवरेबल सर्विसेज। ऑब्वियसली जब हम AI का यूज कर रहे हैं तो जो भी सर्विसेज डिजिटली डिलीवरेबल हो सकते हैं उनका यूज तो बढ़ना ही बढ़ना है। ये वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट के मेन पॉइंट्स हैं, याद रखो इसको। नेक्स्ट हम टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज। पोटैटोज का प्रोडक्शन। और क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज एक बड़ा अच्छा रिपोर्ट आता है, क्या? गुजरात टॉप्स इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड पोटैटोज इन इंडिया। जरा ध्यान दो यहां पर। यहां पे मैंने क्या लिखा है, क्या न्यूज़पेपर की क्लिपिंग में लिखा है? दैट गुजरात टॉप्स, गुजरात टॉप पर है प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड पोटैटो, है ना? प्रोसेस्ड पोटैटो के प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट के लिए, ओवरऑल प्रोडक्शन के लिए नहीं। ओवरऑल प्रोडक्शन दूसरे स्टेट में ज्यादा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब पहला स्टेटमेंट उसी से रिलेटेड हो गया। पहला क्या? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार आर द 3 लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ पोटैटो, टुगेदर अकाउंट फॉर ओवर 80% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। मतलब ये जो गंगा फील्ड वाला रीजन है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ये 3 लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। सबसे ज्यादा पोटैटो प्रोडक्शन कहाँ? उत्तर प्रदेश में, देन वेस्ट बंगाल में, देन बिहार में। अराउंड 80% ऑफ द टोटल पोटैटो प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो गुजरात किस चीज में टॉप पर है? गुजरात टॉप है किस चीज में? पोटैटो प्रोसेसिंग के केस में। इट इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ प्रोसेस्ड पोटैटो इन इंडिया। दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रोसेस्ड पोटैटो में कौन है? उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और दोनों स्टेटमेंट आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ना? प्रीलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी एग्रीकल्चर फार्मर से रिलेटेड आप ये पॉइंट यूज कर सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट क्या? एट ग्लोबल लेवल इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो। नॉट एक्चुअली लार्जेस्ट, हम सेकंड लार्जेस्ट हैं। तो लार्जेस्ट कौन है? हमारा नॉट सो प्यारा पड़ोसी, जो हो सकता है प्यारा बन जाए, कौन? चाइना। करेक्ट ढूंढना है, आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली। ओके, चलिए अब डिटेल्स को देखते हैं। तो पोटैटो प्रोडक्शन के डिटेल्स की हम बात करें तो इंडिया में लार्जेस्ट पोटैटो प्रोडक्शन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में एंड बिहार में। ये 3 टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो वर्ल्ड में बात करें तो चाइना है। प्रोसेसिंग की बात करें तो गुजरात पहले ही, ये हम देख चुके हैं। पोटैटो की बात करें, पोटैटो कैसा क्रॉप है? तो ये स्टेम ट्यूबर होता है। स्टेम ट्यूबर मतलब ये, अब मेरी ड्राइंग स्किल कितनी अच्छी है वो तो तुमने क्लास में देखा है, मेजोलिथिक पीरियड की ड्राइंग में बनाता हूँ। तो ये पोटैटो का क्या हो गया? ये पोटैटो प्लांट का स्टेम हो गया और इसी स्टेम प्लांट का एक्सटेंशन, इसको हम ट्यूबर्स बोलते हैं। ठीक है, सो पोटैटो इज एक्चुअली द स्टेम ट्यूबर ऑफ पोटैटो प्लांट। ओके, हम इंडिया में पोटैटो प्रोडक्शन के लेवल की बात करें तो 2004-05 में लेस देन 1 लाख टन ऑफ पोटैटो प्रोड्यूस होता था। बट पिछले 20 ईयर्स में इट्स रियली अ गुड प्रोग्रेस कि हम 11.50 लाख टन ऑफ पोटैटो का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। सो वी आर गोइंग इन पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन अ वेरी गुड स्पीड। हम जल्द ही चाइना को सरपास कर देंगे पोटैटो प्रोडक्शन में। फिर हम दबा के आलू पराठा खाएंगे और समोसा खाएंगे पोटैटो का यूज करके। खैर, प्रोसेसिंग ग्रेड पोटैटो वेराइटी की बात करें तो लेडी रोसेटा, कुफरी, चिप्सोना, संताना, ये सब ना प्रोसेसिंग ग्रेड पोटैटो वेराइटीज हैं जिनसे चिप्स बनेगा, जिनसे फ्रेंच फ्राई बनेगा, जिसको तुम इंडिया में बैठकर खाओगे लेकिन बोलोगे फ्रेंच फ्राई,
राइट। ये प्रोसेस्ड ग्रेड पोटैटो वैरायटी होती है, इनके नाम को ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में बड़े काम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर स्नैपशॉट 2025 एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग, बिकॉज ये जो क्लिपिंग है ना, ये मैंने यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल साइट से ली है, और हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग में जेंडर स्नैपशॉट का मेंशन किया गया था, और स्पेशली किस चीज का मेंशन किया गया है जेंडर स्नैपशॉट 2025 में, दैट 351 मिलियन वीमेन एंड गर्ल्स स्टिल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। और जब 351 मिलियन वीमेन एंड गर्ल्स एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रही हैं, 2030 तक रहेंगी, तो सोचो क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, वी वुड मिस इट। सो दैट्स वाई ये जेंडर स्नैपशॉट 2025 बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मेंस के लिए भी ना ये सारी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए प्री सिक्योर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इट इज अ रिपोर्ट ज्वाइंटली रिलीज्ड बाय यूएन वीमेन एंड यूएनडीईएसए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। यस, इट इज करेक्ट, यू नीड टू रिमेंबर इट कि इसको दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इशू करते हैं, पब्लिश करते हैं, यूएन वीमेन एंड यूएनडीईएसए नाम के ऑर्गेनाइजेशंस। सेकेंड स्टेटमेंट क्या? इट प्रेजेंट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द ग्लोबल स्टेट ऑफ जेंडर इक्वालिटी अक्रॉस ऑल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, राइट, कई बार डिस्कस करवाया तुम्हें। तो ओवरऑल इन सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जेंडर इक्वालिटी कैसे हो सकती है, जेंडर स्टेट क्या होगा, इस चीज को भी प्रेजेंट करता है हमारा जेंडर स्नैपशॉट। यस, करता ही है। इट ऑल्सो एंकर्स द बीजिंग 30+ एक्शन एजेंडा। आज डिस्कस करूंगा मैं व्हाट इज बीजिंग 30+X। बीजिंग +30 एजेंडा क्या है? Identifying 6 priority areas for accelerated delivery, including 2 with costed investment pathways on digital inclusion and freedom from poverty. ये बीजिंग +30 एजेंडा जो है ना, ये भी जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वलिटी के लिए लाया गया था। दिस इज करेक्ट। अगेन जो जेंडर स्नैपशॉट हमारा है वो बीजिंग 30+ एक्शन एजेंडा से भी रिलेटेड है। जेंडर स्नैपशॉट बताता है कि किस तरह से हम लोग बीजिंग +30 एक्शन एजेंडा को अचीव कर सकते हैं। करेक्ट की बात करें तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो गए। अभी डिस्कस करूंगा व्हाट इज बीजिंग +30 एजेंडा, बिल्कुल नहीं घबराओ। पहले हम जेंडर स्नैपशॉट की बात कर लें। सबसे पहली बात, जेंडर स्नैपशॉट कौन पब्लिश कर रहा है? यूएन वीमेन एंड यूएनडीएसए। यूएन वीमेन की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जिसका मेन काम इसके नाम में झलक रहा है। क्या काम है? जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। कब स्टेब्लिश हुआ था यूएन वीमेन? 2 जुलाई 2010 को, ठीक है, 2010 को। यूएनडीएसए की बात करें तो यूएनडीएसए मेनली क्या करता है? फॉलो अप लेने का काम करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। किसको? यूनाइटेड नेशंस समिट्स एंड डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस को रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1948 में होता है, ठीक है, यूएनडीएसए का। मतलब यूएनडीएसए ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है, और यूएन विमेन किसके लिए काम कर रही है? वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए। दैट्स वाई इन दोनों ग्रुप ने मिलकर विमेन का क्या स्टेटस है, आगे क्या स्टेटस रहेगा, उसको जेंडर स्नैपशॉट वाले रिपोर्ट में पब्लिश किया। ऑल क्लियर? सो अब हम इस जेंडर स्नैपशॉट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए हम किस रास्ते पर हैं। चलिए, पहला फीचर क्या है इस रिपोर्ट का? इस रिपोर्ट को हम देखते हैं, जेंडर स्नैपशॉट को। इस रिपोर्ट के जो फीचर्स हैं थोड़े कंसर्निंग है। क्या कंसर्निंग है? कि बाय 2030 अराउंड 351 मिलियन वीमेन एंड गर्ल वुड लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। दैट्स रियली कंसर्निंग एंड द पॉलिसी मेकर्स, तुम जो सिविल सर्वेंट बनोगे, हम सबको इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर अगर इतनी ज्यादा गर्ल्स एंड वीमेन एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहेंगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो वैसे भी नहीं हासिल हो रहा है, बट हमारे सोसाइटी का भी ओवरऑल डेवलपमेंट कितना खराब होगा तुम खुद से सोच सकते हो। इवन मैटरनल मोर्टिलिटी की बात कर रहा है कि मैटरनल मोर्टिलिटी डिक्रीज हुआ है, बट स्टिल विमेन स्पेंड 3 और मोर ईयर्स इन पुअर हेल्थ देन मेन। मैटरनल मोर्टिलिटी पहले से कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ये चीज भी बताया जा रहा है, बट स्टिल हेल्थ कंडीशन मेन से कम है। गर्ल्स एडुकेशन की बात करें तो गर्ल्स सरपास बॉयज इन एनरोलमेंट में गर्ल्स ने बॉयज को सरपास कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, गुड। बट स्टिल सेकेंडरी कंप्लीशन में स्पेशली अफ्रीका और एशिया में विमेन काफी कम परफॉर्म कर रही हैं। इवन हेड स्कूल्स के रूप में भी, हेड मास्टर्स, हेड मिस्ट्रेस के रूप में भी विमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है। ये सब चीज ना हमें ना एकदम ग्राउंड लेवल से वर्क करने की जरूरत है, स्ट्रक्चरल चेंज करने की जरूरत है कि एनरोलमेंट अच्छा होता है लेकिन फिर एडुकेशन कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रही है।
ग्लास सीलिंग इफेक्ट के बारे में भी बात कर रहा है। इंडियन सोसाइटी के क्लासेस में पढ़ाया है ना तुमको ग्लास सीलिंग इफेक्ट, कि विमेन दे होल्ड ओनली 27% पार्लियामेंट्री सीट्स एंड ओनली 30% ऑफ मैनेजमेंट रोल्स। ये ग्लास सीलिंग इफेक्ट है, एक इनविजिबल सीलिंग जो दिखाई नहीं देती है, जो ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट है, बट विमेन के ग्रोथ को रोकता है। एंड 12.5% women they face intimate partner violence and 19% of young women married below 18. These are concerning figure related to development of women, जो कि जेंडर स्नैपशॉट में आया है। सो हर पॉलिसी मेकर्स के लिए, हर सिटीजन के लिए, हर इंसान के लिए एक कंसर्निंग बात है जिस पर वर्क करने की जरूरत है। बीजिंग प्लस 30 एक्शन एजेंडा की बात करें तो ये जो बीजिंग प्लस 30 एक्शन एजेंडा है, इसका मेन पर्पस है जेंडर इक्वेलिटी को बहाल करना। कैसे? अपने 6 ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हुए। क्या है 6 ऑब्जेक्टिव? क्लोजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड। जैसे अभी ये जो सेशन देख रहे हैं, प्री सिक्योर देख रहे हैं, या जब मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं तो मुझे बॉयज और गर्ल्स दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में दिखते हैं। बड़ी अच्छी बात है, मतलब तुम दोनों यूट्यूब का यूज करके प्री सिक्योर या डीसीओ को देख रहे हो। जेंडर डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है, तो प्री सिक्योर से देखो हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना जेंडर डिजिटल डिवाइड कम करने में। हाँ सही। दूसरा क्या? इन्वेस्ट इन सोशल प्रोटेक्शन, हेल्थ, एजुकेशन, केयर इकोनॉमी। जरा मुझे बताओगे व्हाट डू यू मीन बाय केयर इकोनॉमी? कुछ नहीं दिमाग लगाना है, पहले भी डिस्कस हुआ है, बट थोड़ा यहाँ पे फिर से देखो, तुमको मैं फिर से तुम्हारे दिमाग पे जोर डालने बोल रहा हूँ। केयर इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो केयर बेस्ड वर्क पे हो। बता दो आंसर, बता तो दिया मैंने। एलिमिनेटिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस, इंटीग्रेटिंग जेंडर इनटू क्लाइमेट एक्शन, बिल्कुल, इंक्रीजिंग वुमेन लीडरशिप एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन पीस एंड सिक्योरिटी बाय ह्यूमैनिटेरियन एक्शन। ये 6 टारगेट हैं बीजिंग प्लस 30 एक्शन एजेंडा के जेंडर इक्वेलिटी लाने के लिए। ओके ये सब चीज रिवाइज करते जाओ अच्छे से, स्कॉलरशिप टेस्ट में काम आएगा बाबू। नेक्स्ट टॉपिक इज रेयर अर्थ मैग्नेट। एंड वाई वी आर स्टडिंग रेयर अर्थ मैग्नेट? बिकॉज एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग के अकॉर्डिंग ऑटोमेकर्स दे ब्रेस फॉर हिट ऑन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बेनिफिट्स एज आरई मैग्नेट, मतलब रेयर अर्थ मैग्नेट, कर्ब्स फ्रॉम चाइना कंटिन्यू। हम लोग ना चाइना पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है गाइज रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए। वैसे हमारे हालात बदल रहे हैं चाइना के साथ, हो सकता है कि हमारे रिलेशन चाइना के साथ इंप्रूव हो जाएं, बट स्टिल रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई की जब बात आती है, आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले एक वर्कर का, जिनको रेयर अर्थ मैग्नेट की जरूरत है, बट दे आर सफरिंग क्योंकि चाइना यूरोपियन मार्केट को रेयर अर्थ मैग्नेट ज़्यादा सेल कर रहा है एज कंपेयर टू इंडिया। ओके चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या? रेयर अर्थ मैग्नेट्स पे। रेयर अर्थ मैग्नेट्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, बिल्कुल परमानेंट होते हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर के होंगे। कॉमर्शियली अवेलेबल, टिपिकली मेड फ्रॉम एलॉयज दैट कंटेन रेयर अर्थ एलिमेंट्स सच एज नियोडिमियम, स्यूडोनियम एंड डायोस्प्रियम। ठीक है, डायस्प्रोसियम। ये ऐसे ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को यूज करके, इनके अलावा बाकी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को भी यूज करके ऐसे रेयर अर्थ मैग्नेट बनाए जाते हैं जो काफी स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट है एंड परमानेंट मैग्नेट के टाइप होते हैं। यस इट इज करेक्ट। सेकेंड क्या? दे फॉर्म क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ ईवीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, कटिंग एज डिफेंस सिस्टम्स, कंप्यूटर्स, है ना, इन सारी चीजों में ये यूज होते हैं। बिल्कुल सही है जी। इंडिया हैविंग द 5th लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व इज अमंग द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हाफ करेक्ट है। हाफ करेक्ट कैसे? बिल्कुल, हम 5th लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व है हमारे पास, है ना, वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व है। अभी नॉर्थ ईस्ट में भी एक्सप्लोरेशन हुआ है रेयर अर्थ का, बट हम एक्सपोर्टर नहीं है, हम इसको ना टैप नहीं कर पा रहे हैं, अनटैप्ड पोटेंशियल है। आसाम प्रहरी में डिस्कस किया था मैंने तुम्हारे साथ, सो रॉन्ग हो गया। इनकरेक्ट ढूंढना था, तो क्या आंसर होगा? 3 ओनली। करेक्ट होता तो 1 and 2 ओनली बोलते हैं, बट इनकरेक्ट ढूंढना है, दैट्स वाई करेक्ट आंसर सी। इन सब चीजों पे बड़ा ध्यान देना तुम। अब आ जाइए रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बाकी डिटेल्स पर। सो रेयर अर्थ मैग्नेट एक स्ट्रॉन्गेस्ट परमानेंट मैग्नेट होता है जिनको इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को यूज करके बनाया जाता है। दैट्स वाई बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, न्यूडोमियम एंड समैरियम कोबाल्ट मैग्नेट्स। बेसिकली ये 2 टाइप के डिवाइड किए जाते हैं। इनकी मैग्नेटिक फील्ड कैपेसिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है गाइज, 1.2 टेस्ला को भी एक्सीड कर सकते हैं, जबकि बाकी जो हमारे नॉर्मल मैग्नेट होते हैं ना, उनकी मैक्सिमम 0.5 से 1 टेस्ला तक जाता है। टेस्ला इज द यूनिट टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड कैपेसिटी। बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स के। क्या लिमिटेशंस है? कि एक्सट्रीमली ब्रिटल होता है, वल्नरेबल टू कोरोजन होता है, दैट्स वाई इनकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी करनी होती है, इनका हैंडल जो करना होता है, जो इनका टेक केयर करना होता है, वो बहुत जरूरी है, अदरवाइज टूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं। एप्लीकेशन इन फील्ड में है, ये हम देख चुके हैं, इन फील्ड में इनका एप्लीकेशन होता है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का।
ठीक है। इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पे क्या स्टेटस है, तो यस, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व, इंडिया इज हैविंग द फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, बट स्टिल हम इस पोटेंशियल को अभी तक टैप नहीं कर पाए हैं, दैट्स वाई वी रिलाई हेविली ऑन इम्पोर्ट। जबकि चाइना, जिसके पास 70% रिजर्व भी है और 90% ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट का प्रोडक्शन भी करता है, ये चीज हमें चाइना से सीखने की जरूरत है, राइट। सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड फॉर अस कि ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन एंड इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये जो भी इंस्टीट्यूशन है या ये जो भी मिशन है, इनको थ्रू ना हमें रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन बढ़ाना है, उनका यूज बढ़ाना है, उनका एप्लीकेशन बढ़ाना है, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंक्रीज करने पर ध्यान देना है, जिससे कि हमारा इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी भी कम होता जाए। दैट कैन बी अ वे फॉरवर्ड, ये वे फॉरवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कतर के ऊपर। कतर अभी न्यूज में रहा, अभी आप देख सकते हो, ये पीआईबी की क्लिपिंग, हर न्यूज सोर्स को मैं रेफर कर रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, ताकि तुम्हारा कुछ भी ना छूटे। यहां पे आप पीआईबी की क्लिपिंग में देख सकते हैं दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ही स्पीक्स विथ द हेड ऑफ कतर, आमिर ऑफ कतर, और उन्होंने कंसर्न बताया दैट वी आर रियली कंसर्न्ड अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट ऑफ कतर। अब देखो, जो डिप्लोमेसी है ना, हमारा इजराइल के साथ भी बढ़िया रिलेशन है, कतर के साथ भी हम अपने रिलेशन अच्छा बना रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। तो डिप्लोमेसी ना एक्चुअली जलेबी की तरह होती है, ये जलेबी की तरह है, ऐसी पेचीदा है जो आपको बाहर से देखने में समझ में नहीं आएगा। अब अगर डिप्लोमेसी समझना है तो जैसे जलेबी का मजा कैसे आता है, खाते हुए, तो डिप्लोमेसी का मजा भी खाते हुए, मतलब उसको धीरे धीरे सीखते हुए, धीरे धीरे अप्लाई करते हुए आता है। कलाकंद नहीं है, बर्फी नहीं है कि सीधा सीधा दिख रहा है, ये जलेबी है डिप्लोमेसी। दोनों साइड को खुश रखते हैं हम डिप्लोमेसी में। खैर, अब हम वर्ल्ड मैप से रिलेटेड ये क्वेश्चन करें कतर पर, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट पोजेज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व एंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस। यस, ये स्टेटमेंट, ये फैक्ट तो हमें याद रखना है कि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व इसके पास है, किसके पास, कतर के पास। करेक्ट स्टेटमेंट जी। एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है नेचुरल गैस का, ऑब्वियसली इतना बड़ा रिजर्व है तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी होगा। द ट्रॉपिक सॉरी, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा जल पी लेते हैं, जल। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज ऑफ कतर। अब ये आंसर करने के लिए वर्ल्ड मैप की जरूरत है, तो वर्ल्ड मैप यहां पर देखो क्या है, ये रहा वर्ल्ड मैप, दो पार्ट में तुम्हें दिखा रहा हूं। वर्ल्ड मैप का पहला हिस्सा, यहाँ आपको कतर दिख रहा है, जो अपना लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है, सऊदी अरेबिया, द ओनली नेशन जिसके साथ कतर लैंड बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि बाकी इसका जो पार्ट है वो पर्सियन गल्फ से घिरा है ना। और यहाँ पे ना आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये पतली सी लाइन दिख रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, यही है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और कतर जो होता है ना, वो अराउंड 25.5 डिग्री या 25 पॉइंट समथिंग डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे पड़ता है। सो फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे पास करेगा कतर से, करेगा क्या, कतर लाइज वेयर, कतर लाइज इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नॉट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। बाकी इस मैप को भी देखो, यहां पर आपको कतर दिख रहा है, सऊदी अरबिया ऑब्वियसली लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ बहराइन है, एक बीच में बहराइन स्ट्रेट वाला पार्ट पड़ता है, पर्सियन गल्फ है, ईरान आप यहाँ देख सकते हो, यूएई देखो, है ना। ये मैप पे ध्यान दीजिए, दोहा इनका कैपिटल हो गया, स्टेट कैपिटल ऑफ कतर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है तो आंसर क्या, 2 ओनली, राइट, 2 ओनली। और मैप ना ध्यान दीजिए, मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइज। आज भी मैं तुमको बोल रहा था क्लास में, हमेशा बोलता हूँ, अपने रूम में अगर तुमने एक्टर एक्ट्रेस की फोटो पोस्टर्स लगा रखी है, लगा के रखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके साथ बगल में बड़ा सा मैप भी लगा लो और रोज उसको आरती दिखाओ, सुबह उठ को उसको प्रणाम करो, ताकि तुमको याद हो जाए, बुझे। कतर वेस्ट एशिया में लाई करता है, कैपिटल क्या है, दोहा। हिस्ट्री की बात करें तो कभी यहाँ पे ऑटोमन रूल चलता था, जिसके डाउनफॉल के बाद ये ब्रिटिश का प्रोटेक्टेड स्टेट बनता है 1916 में, एंड इट गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन इन 1971। मतलब इंडिया और कतर के बीच एक रिलेशन भी डेवलप हो गया ना, ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस 1971 में मिलता है। 1971 में हमने एक देश और दूसरे देश को इंडिपेंडेंस दिलवाया था जो ग्रेटिट्यूड लेस निकले। कुछ लोग निकलते हैं ग्रेटिट्यूड लेस, जिनको कुछ दो पर वो एहसान फरामोश होते हैं। खैर, यहाँ मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश एहसान फरामोश निकला इंडिया के लिए, हमारे बदौलत इनका फॉर्मेशन हुआ, हमने इनको पहचान दी,
और आज देखो हमें ही आंखें दिखाते हैं। खैर कोई बात नहीं, छोटा आदमी है, उछलने दो थोड़ा उनको। 16 दिसंबर 1971, और इसी 1971 में कतर को भी इंडिपेंडेंस मिलता है। ये अपना इकलौता लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? सऊदी अरबिया के साथ, क्योंकि इसके अलावा कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। बाकी फिर पर्शियन गल्फ वाला रीजन है। और बहराइन से कैसे सेपरेट होता है? गल्फ ऑफ बहराइन से। ये देखिए, ये गल्फ ऑफ बहराइन, ये गल्फ ऑफ बहराइन है, ठीक है। और कतर के बारे में हम डिटेल्स देखें, क्या क्या हमें डिटेल्स याद रखने हैं। द पॉइंट्स टू रिमेंबर रिलेटेड टू कतर: इट हैज द 4th हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा इन द वर्ल्ड। दैट्स रियली गुड थिंग अबाउट कतर कि इनका 4th हाईएस्ट जीडीपी है, राइट। एंड 42nd इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रैंक है बताओ तो जरा मुझे ढूंढकर। HDI में इंडिया का रैंक कितना है 2025 में? अरब नेशंस की बात करें तो 3rd प्लेस है। ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो 42nd। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट नेचुरल गैस इनके पास है। टूरिज्म के लिए ये सॉल्ट फ्लैट्स, जिनको सबखाज बुलाते हैं या सैंड ड्यून्स बुलाते हैं, उसके लिए भी जाने जाते हैं। एंड द नोट, क्या नोट कि भैया अरब नेशंस के मैप को रेगुलर देखो, क्योंकि न्यूज में काफ़ी रह रहा है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस में अरब नेशंस का मैप बड़ा हेल्प करेगा तुम्हें, समझ रहे हो। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था तिरंगा मूवी वाला प्रलय मिसाइल। अरे कहाँ चले गया, ये रहा तिरंगा मूवी का प्रलय मिसाइल। क्या है इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में? प्रलय मिसाइल। अब ये तिरंगा मूवी का नहीं है, अब ये रियल हमारा है। इट इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड प्रोपेलेंट, सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। इन सब चीज पे ध्यान देना है। ये सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, यस करेक्ट। लिक्विड प्रोपेलेंट नहीं। कौन सा प्रोपेलेंट? सॉलिड प्रोपेलेंट, ठीक है। मतलब सॉलिड फ्यूल यूज होगा इसमें प्रोपेलेंसी के लिए। इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ वॉरहेड्स अगेंस्ट वेरियस टारगेट्स। यस, ये मल्टीपल टाइप ऑफ वॉरहेड्स एक साथ कैरी कर सकता है, मतलब इसकी जो अटैक कैपेबिलिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट हियर, ओके। नेक्स्ट इज अबाउट रूपी, रूपी की स्टेबिलिटी वोलेटिलिटी पर। सो पहला स्टेटमेंट क्या था? स्टेबल रूपी इनहेंसेस द अपील ऑफ इंडियन असेट्स टू इन्वेस्टर। एकदम करेक्ट, इसमें सोचने की ही बात नहीं है। जब रूपी स्टेबल होगा ना, तो ये इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा अट्रैक्ट करेगा। क्यों नहीं अट्रैक्ट करेगा? जब आपका घर स्टेबल होता है, घर के हालात स्टेबल होते हैं, तो पड़ोसी आपके साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं, वही यहां पर है। Second, a devalued rupee advantages exporters by reducing the cost of their goods for international buyer. अब इसको ऐसे देखो जैसे तुमको यहां से एक्सपोर्ट करना है। क्या एक्सपोर्ट करना है? चलिए, आज मैं आसाम में बैठकर ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो हम टी लीव्स की बात करते हैं। अब टी लीव्स एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, कहां एक्सपोर्ट कर रहे हैं? जर्मनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम टी लीव्स को जर्मनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अगर रूपी डिप्रिसिएशन, रूपी डिवैल्यू की बात हो रही है, मतलब रूपी की वैल्यू, सपोज हम डॉलर में अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो डॉलर के कंपैरिजन में रूपी की वैल्यू कम है, तो इससे ना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। क्यों एक्सपोर्ट बढ़ेगा? क्योंकि जो जर्मनी में बैठा हमारा परचेजर है, जो इंडिया के टी लीव्स को, आसाम के टी लीव्स को, दार्जिलिंग टी लीव्स को खरीदने की बात कर रहा है, वो जब इंडियन रुपीज में पे करेगा ना, तो उसको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। एंड दैट्स वाई इट सपोर्ट्स एक्सपोर्टर्स। टी लीव्स एक्सपोर्टर्स को हेल्प करता है। सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, डिप्रिसिएशन ऑफ द रूपी कंप्लीटली मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ। नहीं, अगर हम रूपी को कम कर दें, जैसे अभी हम टैरिफ खेल रहे थे ना यूएसए के साथ, तो कई लोगों ने सजेशन दिया कि हम रूपी की वैल्यू कम कर देते हैं, टैरिफ मेजर्स खत्म हो जाएगा, टैरिफ का इंपैक्ट खत्म होगा। नहीं बाबू, वैसा नहीं होता। इट डज नॉट कंप्लीटली मिटिगेट नहीं करेगा। यस, दैट इज वन सच मेजर कि हम रूपी की वैल्यू, अगर डिप्रिसिएशन होता है रूपी की वैल्यू में, तो इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ये ऐसा हो सकता है, जो कि हमने सेकंड स्टेटमेंट में देखा। पर हर बार टैरिफ के इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए हम ऐसा करें, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंप्लीटली मिटिगेशन नहीं हो पाएगा, उसके लिए बाकी और भी पॉलिसी मेजर्स लेने की जरूरत होती है। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? 1 और 2 ओनली। बुझे? अब ये रहा आपके लिए आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। कितना बढ़िया नाम है। एक एक्सरसाइज हो रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम क्या रखा गया? युद्ध अभ्यास। किसके किसके बीच है, कहां हो रहा है, क्या फीचर्स हैं ये। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है नेचर 2030 प्रोग्राम के ऊपर। तो आप नेचर 2030 प्रोग्राम और एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के बारे में पढ़ोगे और इन दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आंसर करोगे। याद रखना, ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर्स भी काम आएंगे तुम्हें, इसलिए क्योंकि मैं वो बार बार आपके साथ डिस्कस करता हूं ना। और बाकी क्वेश्चन जो प्री सिक्योर एंड डीसीए में, बाकी क्वेश्चंस, बाकी टॉपिक्स जो प्री सिक्योर एंड डीसीए में कर रहे हैं। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस स्कॉलरशिप टेस्ट। रिवीजन करने में तुम्हें हमेशा बोलता था, अब तुम्हें एक मोटिवेशन भी दे दिया कैश प्राइज का। ओके, अब और क्या चाहिए पढ़ने के लिए बताओ मुझे। तुम्हारे हिस्से का हम पढ़ लें, ऐसा तो नहीं है ना दिमाग में। तुम्हारे पेरेंट्स पढ़ लें, तुम्हारे गार्जियंस पढ़ लें, वैसा तो नहीं है। तो खुद की पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करते जाइए।
फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट प्री सिक्योर के सेशन में. टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल. जय हिंद.